का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं STT के जो यह परीक्षाएं आने वाली हैं, ख़ास करके कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का टॉपिक जो अभी चल रहा है वह आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वह टॉपिक है आपके लिए वह टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है वह फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षण और अधिगम के अर्थ क्या हैं, प्रक्रिया क्या है तथा इसकी विशेषता क्या है, इस पर हम लोग उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि सभी प्रशिक्षुओं तथा शिक्षकों को हमेशा ध्यान रहता है कि हम कैसे लर्निंग करें पहले, फिर जाकर के कैसे उसका टीचिंग करेंगे। आज यह STT का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह हम सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसे पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, बल्कि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यदि इसे अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में उतारते हैं तो हमारा यह प्रोफेशन वाकई में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन जा कर के साबित होगा, सिद्ध होगा। इसलिए नहीं कि हमें एक कंपटीशन देना है, इसलिए नहीं कि हमें एक प्रतियोगिता देनी है, इसलिए नहीं कि हमें परीक्षा पास करनी है। यह परीक्षा तो छोटी मोटी परीक्षा है जो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, परंतु यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है, विशेष करके शिक्षण और अध्ययन अध्यापन में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे कि अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में उतारना होगा, जो हमारे लिए शिक्षण और अधिगम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। न केवल हम शिक्षकों के लिए, न केवल हम छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं के लिए, बल्कि हमारे समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श प्रशिक्षु, एक आदर्श छात्र छात्रा बन करके समाज में निकलेंगे, जिससे कि समाज का कल्याण होगा। तो चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, बिना ज़्यादा समय लिए मैं आपके सामने इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपकी STT की तैयारी या फिर आप B.Ed, DLED या अन्य किसी भी तरह के ऐसे कंपटीशन, शिक्षण, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। न केवल STT के लिए बल्कि CTET, KVS, NVS और जितने भी शिक्षण, प्रशिक्षण से संबंधित पठन पाठन है, उन सबों में यह वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे कि हम नए वीडियो लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रहें और आपके लिए आगे करियर को जहां तक हो सके मेरा प्रयास रहेगा कि आगे बढ़ाने के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहला है यह कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान आप सभी ने पढ़ा होगा। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? अर्थात यह हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की, व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उससे हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है। एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक घंटे में, एक क्षण में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसलिए इसे कहा जाता है कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तथा किसी भी प्रकार की शिक्षण प्रणाली में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी शिक्षण प्रणाली में शिक्षण तभी हो सकेगा जब हम अधिगम की क्रिया करेंगे, और अधिगम जब अच्छे से होगा तभी जा कर के हम शिक्षण कर सकेंगे और हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। चलिए आगे है हमारा पॉइंट, वह है कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। निश्चित रूप से जब हम किसी विषय को, हम किसी टॉपिक को, और जब किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो बस सीखने का अभिप्राय यह नहीं होता है कि रट करके केवल परीक्षा पास करना, रट करके नहीं केवल जा कर के पढ़ा देना, बल्कि रट करके, समझ करके जब हम अपने जीवन में उसे उतारते हैं तो वह हमारे व्यवहार में आता है। और जब हमारे व्यवहार में आता है तो वह सबसे बड़ा उदाहरण होता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए कि हम एक आदर्श बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम अथवा सीखने का अर्थ क्या होता है? जो हमारे सिलेबस है STET के लिए या अन्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में DLED BEd सभी जगह यह उपयुक्त होने वाला टॉपिक है। अतः आप सबों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो थोड़ी लंबी होगी आपके लिए बहुत ही उपयोगी कारगर साबित सिद्ध होगी। टाइम पास नहीं होगा बल्कि जानकारी भी साथ साथ बढ़ेगा। अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड जो कुछ आगे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वह आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचेगा। तो अधिगम अथवा सीखना का अर्थ क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सीखने का अर्थ होता है अनुभव अथवा प्रशिक्षण अथवा शिक्षण अथवा अध्ययन के द्वारा नए नए तथ्यों को जानना और नई नई क्रियाओं को करना और उन्हें बहुत दिनों तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो सभी महत्वपूर्ण बातें उन सबों को हमने अपने कलरफुल पेन से आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है कि आप इसे जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतार करके इसे सफल बनाएं। तो सीखने का अर्थ होता है अनुभव तथा प्रशिक्षण अथवा शिक्षण अथवा अध्ययन के द्वारा नए नए तथ्यों को जानना। जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, हम नए नए तथ्यों को जानते हैं और साथ ही साथ जब नए नए तथ्यों को जानते हैं तो क्या होता है, नई नई क्रियाओं को करना और उन्हें बहुत दिनों तक धारण करना। और जब सीख लेते हैं तो जब कभी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे अपने जीवन में उपयोग के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। यह कहना है डॉक्टर SN दुबे सरतेंदु साहब का। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि अधिगम की परिभाषा क्या होती है। तो अनुभव की परिभाषा यह कहती है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आप मित्रों, प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब होते हैं उसमें आपकी परिभाषा दी जाती है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दिया है। तो सिंपल परिभाषा ही सामान्यतः पूछी जाती है, बहुत डिफिकल्ट टेढ़ी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो आप सिंपल परिभाषा मैंने आपके सामने लेकर के रखा है, आप इसे कृपया ध्यान देंगे और वह आपके लिए उपयोगी होगा न केवल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बल्कि आगे के लिए अपने शिक्षण और अपने अधिगम में भी यह काम आएगा। तो कहा गया है कि परिभाषा है वह है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? गेट्स साहब ने कहा था। अगली परिभाषा यह है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। अधिगम क्या है? आदत यानी कि जो हमारी हैबिट में होती, जब हम सीखते हैं तो सीखते में जब हमारे वह आदत में हो जाती है, और ज्ञान में तथा अभिवृत्तियों से अभिप्राय है कि हमारे जब वह व्यवहार में चला आता है तो उसे ही हम अधिगम कहते हैं या उसे हम अर्जित करना कहते हैं। तो रियल वास्तव में जो हमारा अधिगम तभी होता है जब हमारी सीखी हुई बातें, सीखा हुआ ज्ञान आदत में हो, ज्ञान में अभिवृत्तियों तथा अर्जित किए गए होते हैं, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। ये क्रो साहब ने कहा था। अगला तीसरी परिभाषा यह है कि नवीन ज्ञान तथा अनुक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। नवीन ज्ञान और अनुक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा। नवीन ज्ञान अर्थात नित्य प्रति यदि हम कुछ नया सीखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जो सीखने की क्रिया होती है उसमें एक रुझान पैदा होता है, और जैसे ही हमारे कार्य को सीखने में रुझान पैदा होता है तो उसमें हमारे अंदर में अनुक्रिया आती है। इसीलिए कहा गया है कि नवीन ज्ञान और अनुक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। यह वुडवर्थ साहब ने कहा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? जो हमारे सिलेबस में है उसको ध्यान से देखना है कि किसे कहा गया है अधिगम की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ लर्निंग अर्थात सीखना और सीखना अर्थात अधिगम। तो किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है कि कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। अर्थात केवल हम सीखने में एक वस्तु को नहीं सीखते, एक ज्ञान को नहीं सीखते, एक चीज़ को नहीं सीखते, बल्कि जिस वस्तुओं को, जिन ज्ञान को, जिस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं उसके आगे भी पहले से कुछ हम शिक्षा पाए रहते हैं और उसके बाद भी कुछ शिक्षा पाते हैं, और सबों को आपस में क्या है कि सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है
कि किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है कि कुछ क्रियाओं को एक साथ संपन्न करके संपूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक आजीवन प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया को निर्णय सोपान के आधार पर बताया जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया को निर्णय सोपान, सोपान मतलब स्टेप, कदम, कौन कौन से प्रक्रिया होती हैं जिसके द्वारा हम अधिगम करते हैं, इन सबों को इसके तहत रखा गया। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया को निर्णय सोपान के आधार पर बताया जाता है। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके आधार पर हम अधिगम करते हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैसे हैं हमारे पास 5 स्टेप्स जिनको हम पालन करके, अनुपालन करके हम अधिगम की क्रिया करते हैं। पहला आपका टॉपिक है वह है कि अभिप्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। दूसरा है उद्देश्य, जिसे हम गोल कहते हैं। तीसरा है बाधा, जिसे ऑब्स्टकल कहते हैं। चौथी है विभिन्न अनुक्रियाएं अर्थात वेरियस रिस्पॉन्स कहते हैं, तथा पुनर्बलन, जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, उसे ध्यान से देखते हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होती है, तो हम लोग थोड़ा देखें कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु जो नए छात्र छात्रा बीएड डीएलएड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस या एसटीईटी किसी भी स्तर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी सिलेबस में आने वाले टॉपिक हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अतः आप धैर्य से आखिरी तक देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी जो कमियां हैं इस टॉपिक को लेकर के, आपके अंदर जो भी इंक्वायरी है, जो भी संशय है, वह निश्चित दूर होगी। फिर भी यदि कोई संशय आपके मन में रह जाता है तो कृपया हमारे इस चैनल में कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को लिखें, मेरे पास भेजें। मैं जहां तक हो सकेगा आपकी इस पढ़ाई संबंधी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा से अभिप्राय क्या है, वह भी आप देख सकते हैं कि मानव जो भी कार्य करता है उसमें किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा निहित होती है। अब बात आती है कि अभिप्रेरणा क्या हुआ, तो जो हम काम करने के लिए अपने सामने एक उद्देश्य रखते हैं, अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के हम सीखने का काम शुरू करते हैं, वही हमारे लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है। इसीलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। मानव जो भी कार्य करता है उसमें किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा निहित होती है। अगला पॉइंट है, उसे उद्देश्य कहते हैं अर्थात गोल। उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी क्रिया को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य उस क्रिया को सीखना नहीं चाहता जो उसके उद्देश्य की पूर्ति न करती हो। बात बिल्कुल सही है कि यदि हमारा उद्देश्य, हमारा स्वार्थ उस ओर नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके के काम की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। तो आखिर ये तो सीखना है, सीख करके यदि ऐसी बातें जो हमारे लिए जीवन उपयोगी नहीं है, हमारे जीविकोपार्जन में उपयोगी नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यह हमारे लिए उपयोगी होता है तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ हमारा उसके प्रति उद्देश्य होता है। तीसरी है बाधा, ऑब्स्टेकल्स। उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का उन्नत होना निश्चित है। जब हम किसी कार्य को लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का उत्पन्न होना निश्चित है। इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का उत्पन्न होना निश्चित है, अर्थात उस कार्य में रुकावट आती है और उस रुकावट को दूर करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, अर्थात इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करते हैं, इसे ही हम बाधा को दूर करना कहते हैं। चौथा है विभिन्न अनुक्रियाएं। बाधाओं को दूर करने के लिए तथा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, लेकिन सभी अनुक्रियाएं सही नहीं होती है। अर्थात जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुरूप हम अनुक्रिया करते हैं, परंतु सभी अनुक्रियाएं हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं दिलाती हैं, हमारी परेशानियों को दूर नहीं करती हैं। अतः कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे अनुरूप होती हैं और कुछ हमारे विपरीत होती है। इसीलिए कहा गया है बाधाओं को दूर करने के लिए तथा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रिया को करता है, लेकिन सभी अनुक्रिया सही नहीं होती है।
पुनर्बलन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बार बार बल लगाया जाए, बार बार उसमें सुधार किया जाए, उसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनसे कि विवश होकर विद्यार्थी को क्रियाएं करनी पड़ती है, अर्थात हमारी वह पॉजिटिव प्रयास जिससे कि हम उस कार्य को सीख पाते हैं। विवश से अभिप्राय यहाँ यही है। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा, ये सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन, एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनसे विवश होकर विद्यार्थी को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं, तो आपको दिया गया है अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा, ये सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक था, जैसा कि मैंने शुरू कहा था कि यह 2 टॉपिक को अटैच करके हमारा वीडियो बन रहा है, जिसकी वजह से यह थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अर्थात अधिगम से है कि अभिप्राय कि हम जो सीखते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। तो बात यहाँ निकल करके आ रही है, जो हमारी टॉपिक है वह है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले, अर्थात हम क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वैसे कौन कौन से कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो निम्नलिखित हैं इस प्रकार से। पहला, शिक्षार्थी से संबंधित तत्व। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक। तीसरा है पाठ्य सामग्री से संबंधित कारक। चौथा है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। पांचवा है वातावरण से संबंधित कारक तथा छठा है समूह की विशेषताएं तथा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अब बात आती है कि यह शिक्षार्थी से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं। तो शिक्षार्थी से संबंधित अर्थात जो सीखने वाला विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उससे क्या क्या बातें बिलोंग करती हैं, उससे कौन कौन सी बातें संबंधित है, उस बातों को जब हम यहाँ रखते हैं तो उसे शिक्षार्थी से संबंधित तत्व कहा जाता है। दूसरा है कि शिक्षक से संबंधित कारक, अर्थात जो शिक्षक, जो गुरु, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वह कितने संतुष्ट हैं, उनकी बहुत सारी परिस्थितियां होती है, बहुत सारी बातें होती है। यदि वह संतुष्ट हैं, उनका कार्य करना उन्हें अच्छा लग रहा है और उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, तो शिक्षक उसमें आपका जो है कि अधिगम प्रभावित नहीं होता, अर्थात शिक्षक मन लगा के सिखाते हैं और बच्चे भी सीखते हैं। पाठ्य सामग्री से संबंधित कारक, अर्थात जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले की वीडियो में, देखा है कि शिक्षण पाठ्यक्रम जो सामग्री होती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसके शिक्षक के साथ कैसे रिलेशन है, अर्थात कैसे संबंध है उस पाठ्यक्रम को आगे पढ़ाने में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, अर्थात सीखने की जो क्रिया होती है वह ऐसे संपन्न नहीं होती, अधिगम व्यवस्था से संबंधित होती है और इस क्रिया में जो अवयव होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वह अधिगम के जो कारक हैं, इसके अवयव हैं, वह उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। पांचवा है कि वातावरण संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक से अभिप्राय यह होता है कि जो सीखने के लिए जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम सीख रहे हैं, वहाँ हमारे सुविधा के अनुसार हमारी जो अधिगम की क्रिया है उसे पूर्ण करने में कौन कौन से कारक सहायक है, जिससे कि हमारा जो सीखने की क्रिया है, अधिगम की क्रिया है, वह प्रभावित ना हो। तो ये सभी वातावरण से संबंधित कारक होते हैं। तथा समूह, छठा है समूह की विशेषताएं तथा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। समूह की विशेषताएं, समूह से अभिप्राय यहाँ यह है कि विद्यार्थी अकेले नहीं सीखता है, परीक्षार्थी अकेले नहीं सीखता है, उसके साथ उसके ग्रुप में, उसके समूह में कई मित्र होते हैं जो हर तरीके के होते हैं, कभी उनके अनुरूप होते हैं और कभी उनके विपरीत होते हैं। वैसी स्थिति में वह विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ कैसा संबंध रखता है, कैसा उसका उनके साथ उनकी क्रिया होती है, इस पर भी निर्भर करता है। तो समूह की विशेषताएं तथा अंतःक्रिया भी अधिगम को प्रभावित करती है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षार्थी से संबंधित कौन कौन से तत्व है। जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने अभी देखा है कि शिक्षार्थी के साथ ऐसे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो उनके अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो उसके लिए कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो शिक्षार्थी से संबंधित तत्व ये हैं कि पहला, कि शारीरिक और मानसिक रूप से उस शिक्षार्थी को स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है उसके अंदर परिपक्वता होनी चाहिए जो कि हमेशा अनुभव से और उम्र के साथ आती है।
तीसरा है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जो शिक्षार्थी सीखने के लिए अगर इच्छुक नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती पिटाई के द्वारा या फिर उसको ज़बरदस्ती पढ़ा करके नहीं सिखाया जा सकता है। उसके खुद की इच्छा होनी चाहिए शिक्षार्थी को सीखने की, तभी वह शिक्षार्थी सीख सकता है। उसके बाद चौथा है बुद्धि, अर्थात उसकी जो सीखने की क्षमता है वह कितनी समर्थ है उस बात को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और फिर कहाँ तक वह उस बात को सीख पाता है, यह सब उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट है सीखने वाले की अभिवृत्ति। छठा है अभिप्रेरणा, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है अभी। सातवां है कि कार्य का समय, अर्थात किसी कार्य को पूरा करने में जितना समय देना चाहिए, जितना समय लगता है वह पर्याप्त समय देना चाहिए। जैसे कि एक सत्र को पार करने के लिए 12 महीने का समय लगता है, परीक्षा होने के लिए उसकी अवधि होती है, रिजल्ट के लिए अवधि होती है, सीखने का समय लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कार्य को पूरा होने में जो पर्याप्त समय लगता है उसे उतना देना चाहिए। और आठवां है कि आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा से अभिप्राय है ये जो छात्र छात्रा प्रशिक्षु शिक्षार्थी सीख रहे हैं उनकी भी अपनी एक आकांक्षा होती है, इसी कारण से वह सीखने के लिए आता है। यदि आकांक्षा ना हो तो वह न सीख सकता है न आगे बढ़ सकता है। अब है शिक्षक संबंधित कारक। शिक्षक संबंधित कौन कौन से कारक है? विषय का ज्ञान, नंबर 1 है विषय का ज्ञान, अर्थात अच्छे शिक्षक वही हो सकते हैं जिससे पढ़ाने के लिए अपने विषय पर कमांड हो, मास्टरी हो। वही बच्चे, वही व्यक्ति, वही शिक्षक जो है कि एक अच्छा शिक्षक बन सकता है जिससे कि अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। दूसरा है शिक्षक के गुण। शिक्षक के कुछ अच्छे गुण भी होते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखी है। वह गुण यदि होगा शिक्षकों के अंदर तो निश्चित रूप से वह अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा है शिक्षक की पढ़ाने की इच्छा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार शिक्षक होते हैं कि कक्षा में पहुंचकर अपना टाइम पास करने लगते हैं, बच्चों के साथ समय बिताने लगते हैं, इधर उधर की बातें करते हुए अपने समय को बिता देते हैं, अपना पीरियड खत्म होता है चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें पढ़ाने की इच्छा होती है तो वह मन लगा करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं। तो कहा गया है इसीलिए कि शिक्षक की पढ़ाने की यदि इच्छा हो तो वह भी उपयोगी होता है। चौथा है शिक्षण विधि। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण को कराने से पहले एक प्रशिक्षक को शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं वो पढ़ाई जाती है जिससे कि उनका शिक्षण आसान हो सकता है, सुगम हो सकता है, उपयोगी हो सकता है तथा रुचिकर बन सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई गई हैं। हमारे भी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको सभी शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को लिख करके भेज सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का मैं प्रयास करूंगा। पांचवा पॉइंट है कि व्यक्तिगत भेदों पर बल, अर्थात व्यक्तित्व भेदों पर बल, अर्थात जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनके सामने कई तरह के छात्र छात्रा होते हैं और शिक्षक की भी मानसिकता कैसी है, वह क्या करते हैं, अपने छात्रों के साथ एक सहयोगीपूर्ण व्यवहार रखते हैं कि भेदभाव की स्थिति रखते हैं, या फिर क्या उनका अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। यह भी बहुत मायने रखता है एक अच्छे शिक्षण प्रक्रिया को पूरी करने में। छठा पॉइंट है कि बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पिछले दिन भी हम लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा तभी संभव होगी और छात्र तभी सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे जब कभी भी जो शिक्षण का अभिप्राय होता है वह बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि बालकों को सीखना है, विद्यार्थियों को सीखना है तो हमें बालकों को केंद्र में रख करके सीखना होगा, सिखाना होगा। और आज की जो वर्तमान शिक्षा है वह मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा ही है। आज का जो परिवेश है, आज की जो शिक्षण पद्धति है वह सभी बालकों को केंद्र में रख करके बनाई गई है और तभी वह सफल हो सकता है। और सातवां पॉइंट है कि शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव, अर्थात जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी अपनी व्यक्तिगत क्या प्रभाव है छात्रों छात्राओं के बीच में, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है पाठ्य सामग्री संबंधित कारक। अब पाठ्यक्रम कैसी बननी होनी चाहिए यह आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है विषय वस्तु की प्रकृति, अर्थात जिन बच्चों को पढ़ाई जा रही है उन बच्चों को देखते हुए विषय वस्तु अर्थात जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, यह बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद है विषय वस्तु की लंबाई, अर्थात जो उन्हें पढ़ाई जा रही है टॉपिक विषय वस्तु वह इतनी लंबी ना हो, इतनी बड़ी ना हो कि बच्चे इस पार से समझते जाएं और आगे तरफ से भूलते जाएं। ऐसा यदि हम करते हैं तो वह सही सामग्री साबित नहीं होगी। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा
कि एक ऐसा संतुलित हो जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी होती है। विषय वस्तु का क्रम भी बहुत मायने रखता है। क्रमबद्ध होने से सभी एक दूसरे से संबद्ध होंगे और संबद्ध होने से क्या है, उसका अर्थ निकलेगा, उसे हम समझ सकते हैं तथा साथ ही साथ एक अच्छा हमें उसमें विकास दिखाई देता है। इसलिए विषय वस्तु का क्रम होना आवश्यक है। भाषा भी उनकी संभव हो तो मातृभाषा होनी चाहिए अथवा ऐसी सुलभ भाषा होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे आसानी से अपनी बातों को, लिखी हुई बातों को पढ़ करके समझ सके, आगे की अपनी जो प्रक्रिया है वह कर सके, अभ्यास कर सके, जीवन में उतार सके। और पांचवा है पाठ्य वस्तु का रुचिकर होना, अर्थात जो भी हमारा पढ़ाने का टॉपिक है वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग ना होनी चाहिए। जब तक रुचिकर ना होगा बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पाठ्य वस्तु का रुचिकर होना। आगे बढ़ते हैं कि चौथा पॉइंट है कि अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, अर्थात सीखने के लिए जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है विद्यालय में, वह कैसी है इस पर भी बहुत निर्भर करता है। तो संपूर्ण बनाम खंड विधि, संपूर्ण अर्थात जो हम पढ़ा रहे हैं वह पार्ट करके छोटे छोटे रूप में बनाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर सभी को कंबाइंड रूप में पढ़ाए जा रहे हैं, इसे ही संपूर्ण बनाम खंड विधि कहा जाता है। दूसरा है संकलित बनाम वितरित। संकलित का मतलब होता है इकट्ठे करके उसको रखना, और वितरित करने का मतलब होता है उसे बांट करके, तोड़ करके समझाना, इसे हम संकलित बनाम वितरित कहते हैं। तीसरा है सक्रिय बनाम निष्क्रिय। सक्रिय से अभिप्राय यह होता है कि जैसे यदि पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो ऐसी कई विधियां हैं शिक्षण की जिसका कि हम लोगों ने पहले दूसरे वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती है जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, तो कुछ जो है वह टीचर सेंटर्ड होती है, अर्थात जिसके केंद्र में शिक्षक होते हैं। वैसी स्थिति में टीचर सक्रिय होते हैं और छात्र निष्क्रिय होते हैं, और जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड अर्थात छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, विधि होती है, वहाँ पर छात्र सक्रिय होता है और शिक्षक निष्क्रिय होते हैं। तो इन सभी बातों को हमें अधिगम व्यवस्था के तहत ध्यान देनी चाहिए। पांचवा है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि बच्चों के अंदर माता पिता के गुण जिनके द्वारा पहुँचते हैं, जो बच्चों के जन्म से पहले उसके अंदर आ जाते हैं, माता और पिता के दोनों गुण, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, वह बाद में अर्जित किया जाने वाला गुण नहीं होता है। वह गुण माता और पिता के जिनके द्वारा बच्चों के अंदर जन्म से पहले माँ के गर्भ में ही आ जाता है, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरा है सामाजिक वंश क्रम का ज्ञान। जब हम समाज में आते हैं और समाज के परिवेश में रहते हुए बहुत सारे ज्ञान को हम सीखते हैं, और वहाँ हमें वातावरण मिलता है, और वातावरण यदि हमारे सीखने अधिगम के अनुकूल मिलता है तो हम उसे सीख सकते हैं, अन्यथा हम कितने भी जानकार हों वंशानुक्रम के द्वारा, वह हमारे सामाजिक परिवेश के कारण जो है कि प्रभावित हो जाता है। वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है कि जिस परिवेश में, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा विद्यालय है, वह किस वातावरण में है, उससे भी हमारा अधिगम बहुत प्रभावित होगा। यदि पढ़ने योग्य वातावरण है तो वहाँ निश्चित रूप से अधिगम की प्रक्रिया होगी, छात्र छात्रा पढ़ पाएंगे। यदि वहाँ पर पढ़ने का, शिक्षण का, अधिगम का वातावरण नहीं है तो वहाँ लाख प्रयास करने के बावजूद भी छात्र छात्रा नहीं सीख पाते हैं। अब है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उस वातावरण को कहा जाता है जहाँ हम समाज में रहते हैं और समाज में चलने वाली रीति रिवाज उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह भी हमारी वातावरण से प्रभावित होती है, और इससे हमारे अंदर नए गुणों का विकास होता है तथा हर्षोल्लास का विकास होता है, जो अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि कक्षा का भौतिक वातावरण। कक्षा का भौतिक वातावरण से अभिप्राय उस तरीके के वातावरण से है जहाँ पर प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था हो, जहाँ पर प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो, जहाँ पर प्रॉपर सुनने की व्यवस्था हो, अर्थात शांति जगह हो जहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वे सारी व्यवस्थाएं जो कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से व्यवस्थित की जाती है, उसे हम कक्षा का भौतिक वातावरण कहते हैं। और छठा पॉइंट है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण से अभिप्राय यह होता है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ हमारे माता पिता रहते हैं,
या जहाँ पर उन छात्र छात्राओं के माता पिता रहते हैं वहाँ जैसे उन्हें परिवेश मिलता है उसी परिवेश के अनुसार बच्चा का पढ़ाई अधिगम सब कुछ संभव होता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि पारिवारिक वातावरण भी बहुत मायने रखता है। इस तरीके से मेरा अधिगम का यह टॉपिक अब समाप्त हुआ। अब हम लोग इस टॉपिक के दूसरे भाग में बढ़ रहे हैं, वह है शिक्षण। अधिगम और शिक्षण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप अधिगम न करेंगे तब तक शिक्षण नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अब अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वह है शिक्षण की प्रक्रिया। तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक सामाजिक तथा मानवीय प्रक्रिया है। यहाँ ध्यान देने की बात है, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप अंडरलाइन देख रहे हैं पेन से, वहाँ आप विशेष करके ध्यान देंगे, वहाँ से आपका प्रश्न बनता है और वह आपकी परीक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा यदि आप शिक्षण और अधिगम कार्य से जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि हमारा प्रश्न है, टॉपिक है कि शिक्षण क्या है। तो आपको जवाब देना होगा कि शिक्षण एक सामाजिक तथा मानवीय प्रक्रिया है। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने अथवा प्राप्त करने में सहायता करता है। क्या करता है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है, कौशल देता है तथा अभिरुचियों को सिखाने का, अर्थात आप जिन बच्चों को सिखाते हैं वे बच्चे आपसे कौशल सीखते हैं, उसमें आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं और तब जाकर के आपसे ज्ञान सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने अथवा प्राप्त करने में सहायता करता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है जो आप देख रहे हैं। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। ये क्लार्क साहब का कहना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण को और क्या कहा गया है। तो शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं तभी जाकर के शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। यह रायबर्न साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू से कहा, फिर कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, टिक लगी हुई, उन बातों को आप विशेष ध्यान देंगे। जो प्रशिक्षु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से आपका सीधे सीधे प्रश्न बनता है और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बात बाकी आपकी इच्छा। फिर आप कहेंगे क्वेश्चन नहीं बना, नहीं लड़ा, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। इसीलिए मैं बार बार आपको इशारा करता हूं कि जहां आप देख रहे हैं अंडरलाइन है वहां से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए आप इसे ध्यान रखें, यह निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा, कारगर साबित होगा। तो शिक्षण की जो यह प्रक्रिया है इसे हमें ध्यान देना हमारे सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण क्या है? यह एक स्व-उद्देश्य प्रक्रिया है। दूसरा है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, अर्थात यह हुआ कि शिक्षण अकेले नहीं हो सकती है, अंतः प्रक्रिया होती है छात्र और शिक्षकों के बीच तथा छात्रों को उसमें एक छात्र का दूसरे छात्र के साथ तथा छात्र और शिक्षक के बीच की भी एक अंतः प्रक्रिया होती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। कला इसलिए है कि हम अलग अलग तरह के गुणों का प्रयोग करते बच्चों को सिखाते हैं, अपने अंदर अभिनय के गुण को लाते हैं और उससे बच्चों को सिखाते हैं। और विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा शोध किया जाता है, शोध होता है। हर एक बच्चा एक शोध का यंत्र है। हर एक बच्चे के ऊपर हम शिक्षक उनका शोध करते हैं, उनके ज्ञान का शोध करते हैं, उनके विकास का शोध करते हैं, उनकी प्रगति का शोध करते हैं और यह शोध का कार्य हमेशा विज्ञान में ही होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, अर्थात जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें दिन प्रतिदिन विकास होता है और शिक्षण की इस प्रक्रिया को उसके अंदर विकास के द्वारा परिलक्षित होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। पांचवा पॉइंट है कि शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि हम समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ विद्यालय आता है, विद्यालय में सभी घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके बीच हमारा एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार होता है जिससे कि हम समाज का निर्माण करते हैं
और उन विद्यार्थियों से हम कुछ पैसे कमाते हैं जिससे कि हमारा जीवन चलता है, एक व्यवसाय चलता है विद्यालय के रूप में। इसीलिए शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है कि शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक भी है। शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक इसलिए है कि बच्चों के अंदर जो समस्या होती है उसका हम निदान करते हैं और उस निदान के बाद उसका हम उपचार करते हैं, अर्थात उसकी कमियों को दूर करते हैं। उसकी जो बीमारी यहाँ अज्ञानता का अर्थ है उसे हम दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए शिक्षण को निदानात्मक तथा उपचारात्मक भी कहा जाता है। सातवां पॉइंट है कि शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब हम शिक्षण करा रहे होते हैं तो उन्हें सीखने के लिए निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या क्या करना है। उसके अनुरूप बच्चे, विद्यार्थी, परीक्षार्थी, शिक्षार्थी चल करके एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसे शिक्षण को एक निर्देशन की प्रक्रिया भी कही गई है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ऊपर जैसा कि मैंने बताया है कि शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवीय इसलिए कहा गया है कि इसके 3 मुख्य अवयव होते हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा जो होता है वह है पाठ्यपुस्तक। ये तीनों मिलकर के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को पूरा करते हैं। 9वां है कि शिक्षण भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। संप्रेषण का मतलब होता है संवाद। हम अपनी मन की बातों को, अपनी भावनाओं को भाषा के द्वारा शिक्षार्थियों तक पहुंचाते हैं, इसलिए इसे संप्रेषण का कार्य भी करती है। अगला है 10वां पॉइंट है, शिक्षक मनुष्य को समायोजन योग्य बनाता है। समायोजन का अर्थ होता है कि विषम परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, उस परिवेश के अनुरूप ढालना समायोजन कहलाता है। तो शिक्षण के माध्यम से मनुष्य के अंदर में समायोजन की योग्यता बढ़ती है। 11वां पॉइंट है, शिक्षण एक सह संबंध है। सह मतलब साथ, संबंध मतलब आपस की जो रिलेशन होते हैं उसको कहा जाता है। तो शिक्षण में बच्चों से बच्चों का, शिक्षक से छात्रों का तथा जो पाठ्य पुस्तक है उन सबों का एक आपस में सौहार्दपूर्ण बंधन होता है। इसीलिए इसे सहसंबंध कहा गया है। एक दूसरे से अलग रह करके उनका विकास नहीं हो सकता है, सभी साथ में रहते हैं, अतः इन्हें सहसंबंध कहा गया है। 12वां पॉइंट है, क्रियाशील रहने के अवसर होते हैं। क्रियाशील रहने के अवसर मिलते हैं, अर्थात जब तक हम सीखने की क्रिया करते हैं, शिक्षक हमें सिखाने का प्रयास करते हैं, तब तक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कभी शिक्षक सक्रिय होता है तो कभी छात्र सक्रिय होता है, और कभी छात्र सक्रिय होता है तो कभी शिक्षक निष्क्रिय होता है। इस तरीके से दोनों की क्रियाशीलता बनी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रियाशील रहने का जो यह शिक्षण है सबसे महत्वपूर्ण अवसर देता है। उसके बाद 13वां पॉइंट है कि शिक्षण एक औपचारिक तथा एक अनौपचारिक दोनों ही प्रक्रिया होती है। तो औपचारिक प्रक्रिया उसे कहते हैं जिन्हें हम औपचारिक रूप से विद्यालय में जाकर के सीखते हैं और जिसके लिए हमारी परीक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिन्हें सीखने के लिए हमें किसी ड्रेस, पोशाक या घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम घर में ही सीखते हैं, इसीलिए हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ज्ञान जहाँ से मिले, जो मिले वह सभी शिक्षण के द्वारा ही सीखा जाता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से 14वां पॉइंट हमारा है कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तार्किक से अभिप्राय क्या है कि हम किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले, स्वीकार करने से पहले उसे हम जांचते हैं, परखते हैं, तब जाकर के स्वीकार करते हैं। अंधविश्वास की तरह शिक्षण को नहीं स्वीकार कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। 15वां पॉइंट है कि शिक्षक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जब शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं तो दोनों की चेहरे एक दूसरे के सामने होती हैं, और जब तक एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते हैं तब तक वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। किसी भी परिस्थिति में पढ़ें, या तो क्लासरूम स्टडी करें या फिर ऑनलाइन स्टडी करें, या जिस तरीके से भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच में सामने सामने चेहरा होता है और एक दूसरे को देखते हैं, और आँखों के द्वारा भी ज्ञान का संबंध बनता है, और इस तरीके से शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। अब आती है कि शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है वह हमें देखना है। तो शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं इस प्रकार जो हम देख रहे हैं। पहला है, अच्छा शिक्षण क्रियाशील रहने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा है कि अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों को ज्ञान देता है। अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान देता है। तीसरा कहता है कि अच्छे शिक्षण की गुणकारी योजना की आवश्यकता है। अच्छे शिक्षण
को गुणकारी योजना की आवश्यकता है। चौथा है कि अच्छे शिक्षण से वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या होती है? अच्छे शिक्षण से वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। वांछनीय मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं वह सूचना प्राप्त होती है, चाहे वह कंप्यूटर का ज्ञान हो, चाहे वह संगीत का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, कोई भी ज्ञान जो हम सीखते हैं अर्थात वह क्या है कि वांछनीय सूचना हमें शिक्षक के द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। पांचवा है कि अच्छा शिक्षा सहानुभूति पूर्ण होता है तथा जिससे सभी श्रेणियों के छात्रों का संबंध शिक्षक से साथ मधुर होता है। जहाँ सहानुभूति होगी वहाँ पर निश्चित रूप से शिक्षक और छात्रों के बीच का जो व्यवहार होगा मधुर संबंध होगा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं रखते हैं। चाहे छात्र उद्दंडता करे, चाहे छात्र होमवर्क बना करके न ले जाए, इस परिस्थिति में भी छात्र की जो कमियां हैं, त्रुटियां, उन्हें शिक्षक सहानुभूतिपूर्वक सुधारने का प्रयास करते हैं। अतः कहा गया है कि अच्छा शिक्षा जो है वह सहानुभूतिपूर्ण होता है, जिससे कि सभी श्रेणियों के छात्रों का संबंध शिक्षक को मधुर होता है। छठा पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण अधिगम का संगठन करता है। अच्छा शिक्षण अधिगम का संगठन करता है अर्थात आपस में जहाँ अच्छी शिक्षा होगी ज्ञान को आपस में सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम का संगठन करता है। सातवां पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण जनतंत्रीय होता है। जनतंत्रीय से अभिप्राय यह है कि उनके अंतर्गत छात्रों के अंतर्गत जनतंत्रीय भाव अर्थात उसमें संगठन की भावना आती है, एकजुटता की भावना आती है, इसीलिए जनतंत्रीय भावना कहा गया है। आठवां पॉइंट है कि अच्छे शिक्षक से निरंतर प्रगति होती रहती है। अच्छे शिक्षण से निरंतर प्रगति होती रहती है। निश्चित रूप से जब हमारे अंदर अच्छे शिक्षा मिलेंगे, अच्छे गुण का विकास होगा और जब हमारे सिखाने वाले जो गुरुजन हैं वह अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, निरंतर प्रगति होती रहेगी। नवा पॉइंट है कि श्रेष्ठ शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करते हैं। श्रेष्ठ शिक्षण संवेगात्मक से अभिप्राय यह है कि उन छात्र छात्राओं के अंदर जो संवेग है अर्थात जो उत्तेजना होती है उसमें स्थिरता आती है और वह एक अच्छे छात्र बन के बाहर निकलते हैं। और 10वां पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन होता है। जब तक अच्छा ज्ञान हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारे अंदर की जो समस्याएं हैं, त्रुटि हैं, वह दूर नहीं होगी। और जब वह हमारी त्रुटियों को, समस्याओं को दूर करेंगे अर्थात हमारे अंदर ज्ञान आएगा तो हम एक अच्छे छात्र के रूप में तैयार होकर के बाहर निकलते। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन होता है। 11वां पॉइंट है कि अच्छा शिक्षण बालक को अपने वातावरण के अनुकूल करने में सहायता करता है। ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि जो हम सीखते हैं शिक्षण के द्वारा वह हमें किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल करने, एडजस्ट करने का सिखाता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छा शिक्षण बालक को अपने वातावरण के अनुकूल करने में सहायता देता है। 12वां पॉइंट है कि यह छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि यह छात्रों में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। 13वां पॉइंट कहता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने के कारण यह सरल, सरस और सजीव होता है। अभी हम लोग कुछ पहले पढ़े हैं इसी वीडियो में कि जो शिक्षा होती है, हम किसी पास सीखने जाते हैं तो एकाएक हम शुरू नहीं करते हैं। जो शिक्षा सीखने जाते हैं उसके पहले से भी हमारे अंदर शिक्षा का कुछ ज्ञान अर्थात पूर्व ज्ञान हमारे अंदर आधारित होता है और सीखने के बाद जो हमारा विकास होता है वह उसके पश्चात की ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने वाले कारण सरस, सरल और सजीव होते हैं। 14वां पॉइंट है कि इसमें समस्त शिक्षण विषयों तथा पाठ्यक्रमों का शिक्षण मूल्य आधारित होता है। अर्थात जो भी हम शिक्षण करते हैं वह हमारे जीवन पर आधारित होता है, हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें समस्त शिक्षण विषयों अथवा पाठ्यक्रमों का शिक्षण मूल्य आधारित होता है। आखिरी है 15वां पॉइंट, यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभावित करता है। अर्थात जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर जो एक व्यवहारिक परिवर्तन आता है और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उससे हमारी जो है कि पहचान बनती है
और इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए कहा गया है कि यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब हमारे इसका आखिरी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुधारता है। हमारे जीवन से अभिप्राय से हमारे जो व्यवसाय है, शिक्षण से जो हम जुड़े हैं, वह कैसे अच्छा होगा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आखिरी टॉपिक है कि शिक्षण को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग्स। शिक्षण को प्रभावित करने में किसी एक या दो कारकों का ही योगदान नहीं है, बल्कि विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। तो इसके लिए कौन कौन से मुख्य हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय है कि हर एक व्यक्ति का व्यवहार, हर एक व्यक्ति की पसंद, हर एक व्यक्ति का ज्ञान एक दूसरे से भिन्न होता है, इसीलिए इसे कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। दूसरा है कि शिक्षण उद्देश्य। सभी विद्यार्थी पढ़ने तो जाते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, परंतु उनके सीखने के बाद जो उद्देश्य होते हैं वह बदल जाते हैं। कोई ज्ञान वृद्धि के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, कोई अपनी ज्ञान इच्छा को पूर्ति करने के लिए अलग अलग तरीके से ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके शिक्षण को उद्देश्य का वह प्रयोग करता है। तीसरा है कि कक्षा की संवेगात्मक स्थिति। चौथा है शिक्षण का व्यक्तित्व एवं कुशलता। पांचवा है परिणामों की शीघ्र जानकारी। छठा है कि भौतिक संसाधन एवं शैक्षिक सामग्री। सातवां पॉइंट है परिवार का वातावरण। आठवां पॉइंट हमारा है विद्यालय का वातावरण। नौवां पॉइंट है पाठ्यक्रम तथा 10वां पॉइंट है शिक्षक क्रियाओं का नियोजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी जो फैक्टर्स है उसको यदि सुधार किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी, अर्थात यदि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और यदि हम शिक्षण से जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में इन जो पॉइंट्स को यहाँ पर हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कैसे हम अपने शिक्षण को अच्छा कर सकते हैं, इन बातों को यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारा शिक्षण निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षण बनेगा और एक हम अच्छे शिक्षक के रूप में समाज के सामने, अपने छात्रों के सामने, अपने आप में हमारे व्यक्तित्व में विकास होगा, जो हमारी पहचान बनेगी। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आप सबों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह जो प्रयास है, यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए जो कुछ भी नया हो सकेगा, हमारा प्रयास होगा कि आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएं और वह आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचे। हमारे लिए यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए नए वीडियो में मैं फिर से आपके पास एक नए टॉपिक के साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।